warm good evening to everybody here. Today's subject is under Hindu Marriage Act, that is about annulment and the nullity of the marriage. These both terms are very related, and sometimes it is very difficult to understand the difference between them. These terms are, I would say, not interrelated, but at least very close to each other, because the meaning and the effect of the same is same on every marriage, whatever the consequences when it goes to the court. So the Hindu Marriage Act, for annulment, to understand the annulment and the nullity, we have to first go to section 5 of the Hindu Marriage Act, जिसमें बताया गया है कि किसके बीच में मैरिज हो सकता है और कब ये मैरिजेस नल एंड वॉइड होते हैं, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस होते हैं. तो आई वुड ट्राई टू पुट इज एज सिंपली एज पॉसिबल इन द सिंपल लैंग्वेज कि वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस क्या होते हैं. नाउ सेक्शन जो 5 है वो हिंदू मैरिज एक्ट, वो बोलता है एक हिंदू का मैरिज के लिए लेडी मेल और फीमेल उनका कंडीशंस क्या है फॉर ये. तो फर्स्ट कंडीशन है कि दे शुड नॉट हैव एनी लिविंग स्पाउस, मतलब बाइगेमी अलाउड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 इस साल से. बिफोर 1955 यू मे हैव सीन कि कुछ लोगों की 2 शादियां हुई है, उसमें से कुछ तो लिविंग भी है, तो वो 2 शादी पहले की तब तक वैलिड थी. वी हैड अ वेरी फेमस लॉयर हु हैड 2 वाइफ्स, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो 1955 के पहले की शादी थी. लेकिन 1955 ऑनवर्ड्स जो हिंदू होते हैं उनका अगर कोई पहले की वाइफ या पहले का हस्बैंड जिंदा है, लिविंग स्पाउस है और डिवोर्स नहीं लिया है, तो वो लोग शादी, उन दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती है. दैट इज, और डिवोर्स हो गया है तो फिर उनका तो रिश्ता ही खत्म हो गया. इट इज दैट सिंपल. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और जो मेंटल डिसऑर्डर है या फिर बोलेंगे इंसैनिटी है. अब कोई ऐसा हिंदू है जो अपनी मतलब वो कोई ऐसा आपने कभी सुना होगा कि कोई ऐसी लड़की या लड़का है जिनका एज बढ़ गया है बट दे आर इनकैपेबल ऑफ गिविंग दी कंसेंट फॉर मैरिज. उनको पता ही नहीं, वो 5 इयर्स के बच्चे की तरह ही बिहेव करता है. इन दोज केसेस ऑल्सो दिस काइंड ऑफ मैरिजेस कैन नॉट हैपन. दे शुड ऑलवेज हैव दैट मेंटल कैपेसिटी टू गिव देयर वैलिड कंसेंट, और या फिर वो उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं चाहिए, या फिर वो मेंटली कैपेबल हो. कहने का मतलब वो मेंटली वो कैपेबल हो देने के लिए कि वो मैरिज के लिए मेंटली रेडी हो. ऐसा नहीं कि मदर फादर ने बोला है तो वो मैरिज कर रहा है. इसलिए अब हमारे यहाँ से माइनर मैरिज एक्ट, जो माइनर मैरिजेस निकल गए, उसका रीजन ही था कि बिलो 18 ईयर्स लड़की और बिलो 21 ईयर्स लड़का, उसको शादी के लिए वो उसको कंसेंट, क्योंकि वो माइनर था, उनका जो मेंटल कैपेसिटी है वो इतना नहीं हुआ कि वो अपना लाइफ का डिसीजंस ले सके. बिकॉज मैरिज, डिवोर्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द लाइफ जो रिवर्स नहीं होता है. नाउ दूसरा एक फैक्टर है जो मैंने कवर किया कि एज का है. तो एज मिनिमम लड़की की 18 चाहिए एंड लड़के की 21 चाहिए, विच इज नॉट चेंज टिल नाउ. तो ये हमेशा आपको याद रखना है. देन देर इज सबसे इम्पोर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट. तो हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एक ये होता है कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसमें नहीं होता है. जैसे भाई बहन की शादी नहीं हो सकती. अगर प्रोहिबिटेड रिलेशन, मतलब सिंपल एग्जांपल दिया है, इससे ज्यादा भी कुछ होते हैं. जैसे कुछ इसमें रिलेशंस में मतलब नियर रिलेटिव्स में होते हैं. जैसे मराठी में आत्या और मामा, इनके बीच में, उनके दोनों के बच्चों के बीच में रिलेशन हो जाता है. ऐसा कुछ यूसेज कस्टम रहेगा तो वहां अलाउड है. कुछ और कास्ट में भी अलाउड होगा. बट जो हिंदू का बोला है कि अगर प्रोहिबिटेड डिग्री है तो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती है. तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी शादियां वैलिड ही नहीं है कि चाचा का लड़का और मतलब ये या इनकी लड़की, इन्होंने शादी कर ली. ये सब प्रोहिबिटेड डिग्रीज में है, अनलेस वहां ऐसा कस्टम यूसेज, ऐसा रीति रिवाज चला है. जैसे महाराष्ट्र में कहीं पर, या फिर इवन साउथ में है, बहुत सारे कास्ट में, इवन मुस्लिम्स दे है कि उनमें वो रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड नहीं है, वो लोग शादी कर सकते हैं. फिर दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि सपिंडास, मतलब कभी आपने अगर सुना होगा कि पंडित 7 गोत्र देखते हैं कि सब पिंडा एक ही पिंड से, एक ही वंश से नहीं आए. उसका मेडिकल रीजन ऐसा भी बताया गया. मेरे पास एक केस आया था, वो डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी बेटी को ये बताया कि मेडिकल रीजन में अगर वो सब पिंडास में शादी हो जाती है
तो वो बोलते हैं बच्चे का जो ग्रोथ होता है मेंटली वो विकसित नहीं हो, ज्यादा विकास नहीं हो सकता। तो जो शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म बना है, ऐसे भी कह सकता है कि साइंटिफिकली वो ऑलरेडी प्रूवन है कि सपिंडास में शादी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक वैलिड कंडीशन है। तो समवेयर स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस इज कनेक्टेड, उसमें लॉ भी उसी लॉजिक से बना है कि सपिंडास के बीच में शादी नहीं हो सकती। ये 5 कंडीशन है हिंदू का मैरिज वैलिड होने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई एम रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, तो आपको ये बाद में यूट्यूब पर अवेलेबल जरूर होगा। नाउ वी विल गो टू सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। आज का पूरा जो सेशन है वो सेक्शन 11, 12, सेक्शन 5 था। सेक्शन 5 शुड बी क्लियर, नहीं तो आपको यूट्यूब पे वापस पूरा रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत सिंपल चीज है कि मेंटल इनकैपेसिटी नहीं चाहिए, उनका एज प्रॉपर चाहिए, वो माइनर नहीं चाहिए, उनका मेंटल कैपेसिटी चाहिए, प्रोहिबिटेड आपस में रिश्ता भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए सब इंडा का। ये 5 छोटा छोटा कंडीशन है विच आई हैव रिपीटेड। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 बोलता है कि एन्युअलमेंट ऑफ द मैरिज जो होता है। अब सेक्शन 11 में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूं तो वॉइड मैरिजेस बोल सकते हैं। तो जो हिंदू में बोलता है ये जो होली अरेंजमेंट है, एक लड़का और एक लड़की वो कब साथ में रह सकते हैं, जब उनका शादी होगा तभी वो साथ में रह सकते हैं। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर कि जो होली अरेंजमेंट बनाया है, धार्मिक रीति से जो शादी होती है हिंदू में, कभी भी आपने सप्तपदी वर्ड भी सुना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, कि सप्तपदी मतलब 7 फेरे। कई जगह 4 फेरे होते हैं, कई जगह 7 फेरे होते हैं, वो उनका अपना रिचुअल्स है, लेकिन सप्तपदी उसको बोला जाता है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है कि सप्तपदी हुई कि नहीं इनके बीच में। आपने कहीं अगर जो कुछ लॉयर्स है यहाँ पर वो जानते भी होंगे, जब वो लोग फेरे जब लेते हैं तो उसको फेरे को, हर फेरे को एक एक मतलब ये उसको एक कंडीशन देंगे कि मैरिज में ये होना चाहिए, मैरिज में वो होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, या फिर हर फेरे के बीच में मतलब पीछे एक महत्व दिया गया है। तो सेम थिंग अगर आपने कभी कोई जजमेंट पढ़ा हुआ तो कि सप्तपदी इनके बीच में हुई कि नहीं, और ऐसे भी मैरिजेस हुए जो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि इनको सप्तपदी, जैसे लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते, बोलते मैंने इसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया है और इलोप उसको बोलते हैं, जैसे माय डॉटर हैज इलोप, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास जाते हैं। लेकिन वो बोलते नहीं नहीं हमने इसके गले में एक दूसरे के माला डाल दी, तो बोलते फोटोग्राफ्स किधर है, सप्तपदी हुई कि नहीं। तो बहुत पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में केस आया था, लड़का लड़की भाग के शादी कर ली थी, लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि अगर सप्तपदी नहीं हुई है तो मैरिज वैलिड नहीं है, या फिर उसका बहुत अगर बहुत मैटर आगे गया, उनको लड़का या लड़की उनको बच्चे पैदा हो गए एंड मेनी इयर्स दे हैव स्टेड टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, देन इट विल बी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा उसमें लिव इन रिलेशनशिप बोला है, बट इन दी नेचर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे नहीं कि लिव इन रिलेशन में कोई एक औरत और एक आदमी जाके साथ में रह ले, तो बहुत ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्ट किया गया है, बट इन दी नेचर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मन मर्जी से अपने साथ में रह रहे, तो डेट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो हिंदू मैरिज बोलता है कि प्रॉपरली उनका होली अरेंजमेंट होना चाहिए, एक लड़का और लड़की साथ में रहते हैं, दे शुड बी बिटवीन मैन एंड वुमेन। हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बिटवीन मैन एंड वुमेन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिजेस अभी भी लीगली कहीं पर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं, बिकॉज दे आर मेजर, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो मैरिज का जो डेफिनेशन है इट इज बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। तो ऐसे समय में नलिटी होता है, नलिटी में ऐसा है कि अभी ये जो 5 मैंने कंडीशन बताई सेक्शन 5 की, उसकी जो एक कंडीशन लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लड़का है, उसने किसी लड़की से शादी कर ली, उस लड़की को बाद में ध्यान में आया कि इसकी तो पहले शादी हो चुकी है, हो सकता है उसको कोई लेटर मिल जाए, कोई मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए, तो इन दोज केसेस द मैरिज इज बोलते हैं ना, मतलब एन्युअल हो जाएगा, वो मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड मैरिज है, टोटल वॉइड मैरिज है, मतलब वो मैरिज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। द कोर्ट से दिस मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड आदमी है, या लड़की, देखिए उल्टा भी हो सकता है, लड़की ऑलरेडी मैरिड है और वो जो हस्बैंड उनको बाद में समझा जिन्होंने उससे शादी की कि ये तो ऑलरेडी मैरिड, इन्होंने ये फैक्ट उन्होंने सप्रेस किया, ये बताया नहीं, तो वो फ्रॉड भी होगा, लेकिन वो वॉइड मैरिज एब इनिशियो हो जाएगा, तुरंत वॉइड मैरिज हो जाएगा। उसको वॉइड मैरिज का मतलब है वो एग्जिस्टेंस ही नहीं, दैट इज सेक्शन 11, दैट मैरिज इज नॉट एग्जिस्टेंस, क्योंकि उनका ऑलरेडी मैरिड है, तो सिर्फ कोर्ट उसमें डिक्लेयर करेगा एन्युअलमेंट के द्वारा कि दिस मैरिज इज नल एंड वॉइड।
इतना ही वो डिक्लेयर करेगा, लेकिन डिक्लेरेशन की जरूरत है ऐसा कुछ मतलब है ओनली व्हेन यू गो देयर तभी एक है। अभी उसके आगे नलिटी में एक ये भी आएगा कि देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज बिटवीन द टू पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस, मतलब उनके बीच में कभी शादी हो ही सकती, दे आर ऑलरेडी मैरिड। दूसरा है कि मैरिज इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू डिग्री, जैसे मैंने बोला कि क्लोज रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती है, वो भी सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज होगा। नेक्स्ट है मैरिज बिटवीन सपिंडास, ये जो 5 कंडीशन है वही वापस उसमें से 3 कंडीशन यहाँ पर आ गई कि सपिंडास है, एक ही गोत्र देखते, 7 मतलब 7 पीढ़ी का गोत्र देखते, सेम सरनेम नहीं होना चाहिए किसी न किसी रिलेटिव्स का, तो वो भी देखते हैं। तो हिंदू में ये सब देखा जाता है, और कहीं पर ये हिंदू मैरिज एक्ट में आपको दिखेगा जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे। ना ये वॉइड मैरिजेस के बारे में होगा। वॉइड मैरिजेस मतलब वो मैरिज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू सेक्शन 12 जो आज का 3rd सेक्शन है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज अबाउट वॉइड अंटिल द कोर्ट डिक्लेयर्स की मैरिज ये मतलब रद्द नहीं करता तब तक। इसका सिंपल उदाहरण दे सकते हैं कि कोई लड़की प्रेग्नेंट थी जब वो शादी कर रहे थे, और उस लड़का और लड़की की शादी हो गई, बाद में उस हस्बैंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ऐसा मैरिज ऐसा चल सकता है, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तुम किसी और से प्रेग्नेंट हो। इन दोज केसेस दिस मैरिज विल नॉट बी एन्युअल बाय द कोर्ट, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इसको वॉइडेबल मैरिज बोला है। मतलब ये वॉइड है लेकिन ये वॉइडेबल है, अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऐसा एक और उदाहरण दे सकते हैं कि मतलब इसका भी कंडीशन है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि इम्पोर्टेंसी बोल सकते हैं। कुछ लोगों को उल्टा उल्टा बोले कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। अब जो मैरिज का एक मेन जो ये है कि फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, व्हेन यू गो इन डिटेल स्टडी अबाउट द मैरिज, क्यों एक लड़का लड़की साथ में रह के उनका फैमिली आगे बढ़ेगा। मैरिज का एक जो इम्पोर्टेंट बहुत सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट्स के, जिसमें बोलता है कि जो सेक्सुअल बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा रिलेशन बताया गया है कि सेक्सुअली वो लेडी बोलती इंक्लाइन नहीं है या हस्बैंड इंक्लाइन नहीं है, वो माँ बनना चाहते हैं या फादर बनना चाहते हैं। ऐसे समय में क्या होता है, तो वो वॉइडेबल मैरिज होता है, क्योंकि उन्होंने उनको या तो एक्सेस नहीं दिया, मे बी सम रीजन, तो देयर आर आल्सो सम ग्राउंड्स आर गिवन अंडर सेक्शन 12। वन इज इम्पोर्टेंसी। अब इम्पोर्टेंसी लड़का लड़की दोनों की बोली गई। इम्पोर्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड इंपॉर्टेंट होता है। आई गॉट फ्यू जजमेंट्स व्हाइल स्टडीइंग दिस, आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब इम्पोर्टेंसी होती है तो उसमें वो लड़का लड़की दोनों को गिना गया है। तो प्रोक्रिएशन ऑफ दिस चाइल्ड मतलब जो वंश आगे बढ़ाने की परंपरा है, वो इसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। तो अगर इम्पोर्टेंसी है तो उस पर भी सेक्शन 12 के अंडर जाके आप कोर्ट से एन्युअलमेंट मांग सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एन्युअलमेंट होगा ही, कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते, कुछ लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइडेबल मैरिज। 1। Now number 2, incapacity to give valid consent। कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की होती है वो माइनर होती है, 17 साल की होती है, 16 साल की होती है, उसकी शादी हो जाती है, अब उसके पेरेंट्स ने करी है, लड़का 21 साल का है, हो सकता है लड़का 20 साल का हो, लड़की 18-19 साल की हो, लड़की मेजर है। ऐसे समय अगर वो शादी कंटिन्यू रहती है तो वो लड़का या लड़की बाद में ऐसे नहीं बोल सकते बहुत बड़े होने के बाद, मतलब कुछ समय में वो बोल सकते, कुछ लिमिटेशन में, बट नॉट कि उनको नॉलेज हुआ 10 साल के बाद उनको पता चला कि नहीं मेरी शादी 17 साल में हुई थी, या वो लड़का बोलेगा मेरे सब 20 साल का था मुझसे शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी पैदा हो गए। नाउ दे कैन नॉट टेक द ग्राउंड एंड गो टू कोर्ट कि मेरा जो मैरिज है उसको एन्युअल कर दीजिए, उसको निरस्त कर दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 12 क्या बोलता है कि वॉइडेबल मैरिज, लड़का लड़की अगर माइनर हो, उनमें दोनों में से एक, उनका वैलिड कंसेंट उनके पेरेंट्स ने करा दी, बट दिस विल कंटिन्यू एज अ मैरिज। मतलब वॉइडेबल मैरिज है जो वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं समझी जाती, कई बार वो कंटिन्यू हो जाती है, और जिनको कंटिन्यू नहीं करनी होती है वो कोर्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट है कि इफ रिस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट, जो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप किसी और से प्रेग्नेंट हो, तो इसमें नाउ द सिचुएशन कम्स, या फ्रॉड आ जाता है या मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, या फिर एज गलत बताई। कई बार ऐसा होता है कि लड़की होती है 25 साल की
और लड़का होता है 21 साल का, उसको बताते हैं लड़की भी 21 साल की या 22 साल की, 1 ही साल का डिफरेंस है। और बाद में उनको जो होता है बर्थ सर्टिफिकेट रिवील होता है, उसमें तो एज बड़ी होती है। जो कई बार ऐसी होती है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसमें भी एज वो लोग झूठी लिखवाते हैं, लेकिन जब शादी होने के बाद कुछ सालों के बाद उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, लड़की की उम्र सॉरी, उसको उम्र ज्यादा है या कम है, या लड़की की उम्र बहुत ज्यादा है, वो झूठ बता दिया गया है। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या जो फ्रॉड किया जाता है वो भी सेक्शन 12 में आता है। तो प्रेगनेंसी आ गया, अंडर एज आ गया, या फिर ओवर एज भी आ सकता है, मतलब फॉल्स, ये जब जब भी झूठ बोला जाता है तो ऐसे समय में ये जो सेक्शन 12 है वो आप कोर्ट में जाके आपका मैरिज एन्यूल करा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नाउ टू गो फर्दर इन दिस, कई बार ये वॉइडेबल मैरिजेस है, वॉइड नहीं है, क्योंकि मैरिजेस चल जाती है कुछ भी रीजन से, फैमिली ने इंटरप्शन किया, फैमिली ने सेटलमेंट करी, कई बार कोर्ट में ऐसा होता है कि आपस में उनका आपस में बहुत अच्छा पड़ता है, तो एडॉप्शन इज ऑल्सो वन थिंग कि वो लोग बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं। कई बार ये भी रीजंस होता है। तो अगर उनमें सेटलमेंट हो जाती है एंड द चिल्ड्रंस बोर्न फ्रॉम दिस मैरिज, देन व्हाट हैपेंस, दे आर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। इफ एडॉप्शन नहीं है, हो सकता है लड़की माइनर एज हो या लड़का ओवर एज हो, उल्टा भी हो सकता है, लड़की ओवर एज और लड़का माइनर हो, या फिर वो मैरिजेस अगर चल गई तो इनसे जो बच्चे पैदा हो गए उनको लेजिटिमेट चिल्ड्रन बोला जाएगा, उनको इलेजिटिमेट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो मैरिजेस चल गई। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, कि सेक्शन 12 का एक लिमिटेशन है 1 ईयर का। आपको नॉलेज हो गया कि आपको चीट किया गया है, आपको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया गया है, आपको लड़की का मेडिकल रिपोर्ट हो सकता है कोई उसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसको कोई ऐसा मेडिकली ऐसा प्रॉब्लम्स है जो आपको रिवील नहीं किया गया है, कि एक मेरे पास कहता है इसमें एपिलेप्सी थी लड़की को और बताया नहीं गया, तो उस रीजन से भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको एपिलेप्सी पहले से थी। दिस इज वेरी डिफिकल्ट सेक्शन 12 में। और आपको जब ये नॉलेज है उसके विद इन 1 ईयर आपको जाना है, ऐसे नहीं कि आपको पता चला एपिलेप्सी फर्स्ट ईयर में है मैरिज के, उसके बाद 2 बच्चे पैदा हो गए, देन यू गो टू कोर्ट, नो, दिस इज नॉट अलाउड। आपको जब भी आप जाओगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन, यू शुड गो विद इन द 12 मंथ्स ऑफ योर नॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 12 महीने के अंदर आपकी पिटिशन कोर्ट में एन्यूलमेंट के लिए डालनी अंडर सेक्शन 12। नाउ ये सब हो गया। इसके बाद एक जजमेंट मैं बोलना चाहूंगी कि हदिया का एक जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसमें ऐसी बात हुई थी कि वो लड़की कन्वर्ट हो गई थी और फिर उसने शादी करी थी, तो लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने वो लड़की कहीं पर मतलब मिल ही नहीं रही थी उनको। जो लड़का लड़की भागने के केस होते हैं उससे रिलेटेड ये केस मैं बोलना चाहती हूँ। तो उसने कुछ भी पता नहीं चलने दिया और वो कहीं मिल नहीं रही थी, तो उसके फादर ने हबियस कॉर्पस का केस डाला वहां पर। ऐसे समय में कोर्ट के सामने वो आई तो उसने बोला मैंने तो शादी कर ली। तो जहां वो लड़की मिल नहीं थी, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसकी शादिया की, जो ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक आगे गया, तो उन्होंने बोला कि ये जो शादी हुई है वो कन्वर्ट होकर हुई है, उसके बारे में किसी की मतलब वो पढ़ रही थी। एंड ये एनआई के पास भी केस पेंडिंग है। इसके बाद में इसका रिपोर्ट भी आया था, स्टेटस रिपोर्ट भी आया था एनआई का, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने, आई थिंक केरला हाई कोर्ट ने इसको बोला था कि आप जो ये उसको हबियस कॉर्पस उसका मैरिज उन्होंने रद्द कर दिया था। तो उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लीज कि नहीं नहीं, उसकी जो शादी है वो आप हबियस कॉर्पस में वापस मतलब उसको एन्युअल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जवाब दे रही थी कि मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी, मैं अपने मर्जी से कन्वर्ट हुई थी, तो उसकी शादी वापस मतलब रिस्टोर कर दी गई। उसको ऑफकोर्स वहां पर बहुत हंगामा हुआ था, बिकॉज इंटरकास्ट मैरिजेस था, इंटरकास्ट इन इंटर रिलीजियस मैरिजेस था, तो वो आगे चलकर बहुत बड़ा केस बना सुप्रीम कोर्ट में। बहुत इसका मतलब बोलते ना बहुत मतलब मीडिया वगैरह सारी चीजें बहुत पूरा न्यूज़पेपर में स्प्लैश हुआ था, लेकिन वो लड़की बाद में डॉक्टर बनी। और हदिया का केस आज भी गिना जाता है कि उसका वो फंडामेंटल राइट था कि वो किससे शादी करे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जब लड़का लड़की 18 और 21 जब मेजर हो जाते हैं तो पेरेंट्स का उनपे से मतलब जो कंट्रोल है वो निकल जाता है। तो सेक्शन 12 तभी काम पर आएगा जब वो लड़का और लड़की एक्सेप्ट करे कि मेरे को इन्होंने झूठ बोला,
मेरे को झूठ बोल के कन्वर्ट किया या मुझे गलत बताया गया, मुझे लालच दिया गया, तो वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड ये आपको कोर्ट के सामना लाना पड़ेगा, तभी सेक्शन 12 में आपको डिग्री मिलेगी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा का केस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसमें एक हस्बैंड वाइफ का मैरिज, उनका सेटलमेंट हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। नाउ और वो जो हस्बैंड है उनका कोर्ट में केस चल रहा था, अपील में, हाई कोर्ट में, और ऐसे समय में हस्बैंड ने शादी कर ली। अब जब हस्बैंड ने शादी कर ली दूसरी लेडी से, तो उनका भी आपस में नहीं रहा, उनका सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल है। जब वो सेकंड वाइफ कोर्ट में गई, वो बोलती इनकी मैरिज सबसिस्टिंग थी, मतलब वो इनकी मैरिज कंटिन्यू थी, क्योंकि वो कोर्ट में पेंडिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर उनका फैमिली कोर्ट में डिवोर्स हो गया है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है अंडर अपील, तो उसको डिवोर्स ही माना जाएगा, एंड द हस्बैंड कैन रीमैरी ड्यूरिंग द सबसिस्टिंग ऑफ द अपील, अनलेस देयर इज अ, मतलब स्टे लगाया हाई कोर्ट ने। तो अगर आपका डिवोर्स हो चुका है और आपका अपील में मैटर पेंडिंग है बाय हस्बैंड और वाइफ, तो यू कैन ऑलवेज रीमैरी अनलेस देयर इज अ स्टे ऑन योर मैरिज। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा 2018। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस कि आप एक बार आपका अपील पेंडिंग है लेकिन देयर इज नो स्टे ऑन मैरिज, यू कैन रीमैरी। जस्टिस बोबड़े का ये है और 2018 का है। उसके बाद एक और है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, कैन वुमेन कैन बी इम्पोर्टेंट, जो मैंने बोला था, क्योंकि नॉर्मली ये बोला था कि जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वुमेन कैन बी इम्पोर्टेंट। तो इसमें कोला इमेनुअल, KOLA कोला इमेनुअल EMMANUEL वर्सेस नल्लीपोगु सुनंदा, ये 1998 का है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि वुमेन कैन ऑल्सो बी एन इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा हम लोग ये लेते हैं सामने कि वुमेन भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि एक और मैटर इसमें मैं बोलना चाहूंगी, युवराज दिग्विजय सिंह जी वर्सेस युवराज प्रताप कुमारी। ये 1969 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दिस रिलेटेड टू सेम केस, मतलब कि इसमें ये भी बोला गया है कि इम्पोर्टेंसी वाइफ की भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। दिस इज वेरी रेयर केसेस, अ पार्टी इज इम्पोर्टेंट of his her and mental capacity and physical condition to make consummation of marriage impossible। अगर कोई लड़का या लड़की उनका जो मेंटल कंडीशन है वो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के लिए इम्पॉसिबल है, तो वो भी ये 1969 का, मतलब देखिए बहुत सालों पहले, मतलब मेरे भी जन्म के पहले का केसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट इतना मतलब फार साइटेड था कि उस समय भी इतना अच्छे से उन्होंने मतलब जजमेंट लिखा कि अगर वो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के लिए वो मतलब इम्पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो इट कैन बी, एंड उसमें हीज और हर दोनों लिखा है। दैट मीन्स कि युवराज दिग्विजय सिंह जी वर्सेस युवरानी प्रताप कुमार, 1969 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इम्पोर्टेंट ये लड़की भी हो सकती है, उसमें बताया गया। वी हैव वन मोर केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इम्पोर्टेंसी ऑफ द वाइफ। उसमें फ्रॉड ये भी लिया गया था, उसमें मेडिकल रिपोर्ट छुपाई गई थी, जो लेडी है उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपाई थी। सुलेखा वर्सेस अशोक कुमार, 2016 का केस है ये। Now one more case I would like to discuss, that is of जस्टिस MR शाह ने लिखा है ये, और जस्टिस नवीन सिन्हा, स्वप्नांजलि पाटिल वर्सेस संदीप पाटिल। इसमें जो लड़का था उसने बोला, ये बॉम्बे हाई कोर्ट से पाटिल सर ने, मैं आप समझ सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से केस वहां पर गया था। इसमें जो लेडी थी ना वो चाहती थी कि उसका मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, मतलब मैरिज कैंसिल किया जाए। वो लड़की ने बोला था मैं बैचलर हूँ शादी से पहले, और जब शादी हुई पता चला तो कुछ समय बाद वो जो उनका आपस में मतलब नहीं जमा, तो वो जब लेडी अपने मायके जा रही थी तो शी फाउंड डीड ऑफ डिसोल्यूशन। तो मराठी में काड़ी मोड़ भी बोलते हैं ऐसे, मतलब काड़ी मोड़ मतलब शादी तोड़ दिया गया। वो यूसेज कस्टम आदिवासी भाग में अलाउड है, लेकिन जब पढ़े लिखे आप पासपोर्ट होल्ड करते हो और जो पढ़े लिखे हैं
तो जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, जिस जाति में ये अलाउड नहीं है कि कस्टम से डिसोल्यूशन होगा पंचायत बिठा के, तो उन्होंने बोला कि ये जो है, जो पंचायत से जो बोला गया है वो जरूरी नहीं कि वो डिवोर्स हुआ है। तो उन्होंने वो ग्राउंड दिया, वो लेडी ने, जो स्वप्नांजलि पाटिल ने, कि ये जो ग्राउंड है मेरा, कि मेरा शादी इनके साथ मतलब ये नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और इसको निरस्त, यानी इसको एन्युअल किया जाए, इसको वॉइड किया, वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर किया जाए। और जब ये मैटर गया तो ये मैटर अप टू सुप्रीम कोर्ट गया, तो उन्होंने अपने जो फॉर्म में लिखा था उस लड़के ने, उन्होंने क्या उसको बता दिया कि मैं बैचलर हूँ। जब आप किसी को बैचलर बोलते हो और आप शादीशुदा हो, तो नंबर 1 इस पॉइंट पर ये केस उन्होंने कि झूठ बोला था, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था, तो ये आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि उस लेडी को थोड़ा 1 साल के अंदर ही, उसने थोड़ा लेट लिया था, बट एज दिस मैटर वाज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोबेबली, क्योंकि दे वर नॉट इन द सेम, मतलब दोनों महाराष्ट्रन थे, लेकिन बताया गया था कि वो सेम इंटर रिलीजन मैटर होगा, तो उन्होंने ये बताया था उसमें कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज है, तो अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में बोलते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल का ही है, क्योंकि 1 साल का जो बार था वो इसमें नहीं माना गया था। दिस वॉज वन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। तो दिस इज व्हाट नाउ आई विल टॉक अबाउट मेंटेनेंस। ये तो बच्चों की बात हो गई, या फिर बच्चे लेजिटिमेट हो गए, कस्टडी ऑफ कोर्स वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखा जाएगा, बट व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस? इज द मेंटेनेंस ग्रांटेड जब मैरिज एन्युअल होता है, या उसको वॉइडेबल मैरिज या वॉइड मैरिजेस होता है? इसका आंसर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं मालूम, लेकिन इसका आंसर हाँ में, यस में, अफर्मेशन में है, क्योंकि एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 1980 का, सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी दी गई थी लेडी को, तो उस समय थोड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ था कि जिनकी गलती है उनको क्यों मेंटेनेंस दिया जाता है। देन देयर इज वन मोर जजमेंट, कृष्णा गोपाल वर्सेस श्रीमती उषा रानी, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, तो इसमें भी इम्पोर्टेंसी वाइफ का बताया गया था, तो इन दोनों केसेस में मेंटेनेंस दिया गया था, अवॉर्ड किया गया। तो जो लॉ है वो ये बोलता है, या सेक्शन 125 सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, कि उसका स्टेटस एज अ वाइफ कंटिन्यूज टिल शी रीमैरिज, क्योंकि मैरिज तो हो गया है, तो मैरिज का क्या बोलता है, वो इंक्लूड्स डिवोर्स वाइफ एज वेल, तो वाइफ ये उसका स्टेटस एज अ वाइफ चेंज नहीं हुआ है, तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपका ड्यूटी है। तो वो स्टेटस एज अ वाइफ, अगर वो डिवोर्स भी हो गई है तो भी उसको परमानेंट एलिमेंट सेक्शन 25, क्योंकि अगर सेक्शन 25 आप पढ़ेंगे एलिमनी का परमानेंट का, तो उसने बोले एनी डिक्री, वो डिवोर्स के बारे में नहीं बोलता है, एनी डिक्री पास बाय द कोर्ट, तो एनी डिक्री में नलिटी की भी आ गई और एनुअलमेंट की आ गई। इसके लिए इस मैटर में मतलब ऐसा कहा गया है कि इनको मेंटेनेंस अलाउड होगा, दो द मैरिज इज डिक्लेयर नल एंड वॉइड, अनलेस अनटिल कोर्ट फाइंड समथिंग वेरी डिफरेंट, कि बहुत चीटिंग हुई, बहुत फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ऐसे समय में पॉसिबिलिटी है कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिले। लेकिन दिस टू जजमेंट्स विच आई फाउंड, वहां पर तो मेंटेनेंस दिया गया है। तो दिस इज व्हाट अबाउट टुडेज दिस। नाउ आई विल ओपन द मीटिंग फॉर everybody now. आप अनम्यूट का या हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को क्वेरी है तो मैंने चैट भी खोल दिया है, इफ एनीबडी हैज अ क्वेरी। I think there is no query. Okay. Ma'am, one question. Is it mandatory now to file the affidavit of assets and income before the courts during the divorce proceedings? आज का वैसे क्वेश्चन अपना एनरोलमेंट और इसका है, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जजमेंट आया है, आई थिंक रजनीश वर्सेस नेहा में, हाँ जी, बोला है कि मतलब ये करना जरूरी है। और वैसे भी कोर्ट अगर आपका स्टेटस वर्किंग है तो बोलता है कि आप दोनों का ही मतलब जो प्रोडक्शन करना करोगे। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट काफी समय से मतलब कस्टम में है और ये अभी नया जजमेंट आया है, तो नेसेसरी माना जाएगा। एक करुणाकरण जी ऑल राइट मैम, जी
करुणा कुछ पूछना है निकिता जी आपको और? नहीं मैम, that was the only question. Okay, thank you जी. Karunakaran जी का married person appears after few months of marriage and not traceable. What is the consequences? इसका मैं बोलूंगी the lady cannot remarry क्योंकि 7 years का जो ये है आपको वो जो law बोलता है कि 7 years तक a person if he is not heard of फाउंड एनीबडी और किसी ने उसको देखा नहीं है और उसका भी पुलिस कंप्लेंट से आपका 7 years गिना जाएगा, उसके बाद ही वो लेडी हस्बैंड या वाइफ जो भी है तो आपको उसके बारे में कंप्लेंट करनी पड़ेगी उसके लिए. तो 7 years का आपका पीरियड है. इफ हस्बैंड नॉट फाउंड, हस्बैंड या वाइफ जो भी है नॉट फाउंड लिविंग और नॉट टू बी सीन बाय एनीबडी, तो 7 years है. दैट इज अंडर द एविडेंस एक्ट. जी जी. और लेकिन उसकी पुलिस कंप्लेंट होती है और वो पुलिस का एक प्रॉपर हरवलेले व्यक्ति का उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में देना पड़ेगा. एक केस मेरे पास आया था तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी तो मैंने बोला आपको पुलिस कंप्लेंट करके आपको 7 years बताना पड़ेगा. अच्छा ये मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी, हम लोग वापस ज्वाइन कर लेंगे. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू डिसॉल्व मैरिज बाय द कोर्ट? सना सुबेदार का क्वेश्चन है तो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका कोई आंसर नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि एज अ लॉयर हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी दिन एडजमेंट नहीं ले और कोर्ट पे जितना मतलब लोड है उसके हिसाब से अपना नंबर आएगा, वैसे समय लगता है. तो डिपेंड्स की और कोशिश करना चाहिए कि जो मैरिज है और ये जो मैटर्स है वो म्यूचुअली करने का कोशिश करना चाहिए, जल्दी हो जाएंगे. मीना वर्मा जी का क्वेश्चन है आर द चिल्ड्रन लेजिटिमेट एंड कैरीड देयर राइट्स? यस. मैरिज डिक्लेयर नल एंड वॉइड हो जाए, लेकिन मैरिज वो बच्चे मैंने जवाब भी कवर भी किया था कि जो बच्चे इसमें जो पैदा हो गए वो लेजिटिमेट ही गिने जाएंगे, उनको आप इलेजिटिमेट नहीं बोले. तो